सो उन्हें किस स्किल की ज़रूरत है, वो डायरेक्टर किस एरिया को हेड कर रहा है, एचआर को हेड कर रहा है तो एचआर की ट्रेनिंग की होनी चाहिए, प्रोडक्शन को हेड कर रहा है तो प्रोडक्शन रिलेटेड ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसका नॉलेज क्या है, स्किल क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो दैट इज ऑल अबाउट। अच्छा, इसका एक जस्ट मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। ये बेसिकली हाँ, डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको सबको पता ही है। जस्ट ये एक डॉक्यूमेंट है लम्स का, फॉर एग्जाम्पल आई कैप भी करवा रहा है, आईसीएम आई कैप भी करवा रहा है, आईसीएम में भी करवा रहा है, और इसके अलावा आईबीए कराची करवा रहा है, और जो उनको क्या कहते हैं ये रखिए जी फॉर सेक ऑफ आइडिया। तो बहुत सारे इदारे ऑथोराइज हैं, एससीसीपी का डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मैंने लास्ट ईयर किया और बहुत सारे लोगों ने किया। तो ये एक उनका ब्रोशर है लम्स का, दिखाइए जरा नेक्स्ट। सो वहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है, मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, उस्मान साहब भी कर चुके हैं, उस्मान साहब भी कर चुके हैं। तो ये डेफिनेटली ये हम उन लोगों के लिए मैंने शो करना था जो इस बारे में नहीं जानते, कि उसमें बाकायदा एक बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगर ये डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम आप अपनी मैनेजमेंट को, डायरेक्टर्स को कन्विंस कर लें कि ये प्रोग्राम आप एक बार अटेंड कर लें और आपने वहाँ से कुछ समझ के सीख के आना, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो उनके जहन पे पड़ेगा। और बाकी शहरों में ये कल्चर स्टार्ट हो चुका है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। अब टाइम हमारे पास है जी 25 मिनट, ठीक है जी, इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट जनरल मीटिंग्स, दैट्स ऑल अबाउट कि जी जनरल मीटिंग्स हमारी एनुअल होती हैं या ईओजीएम होती है, उसका पर्पस क्या है? जनरल मीटिंग इज अ कनेक्शन ऑफ बोर्ड एंड शेयर होल्डर्स। उनका मीटअप है, शेयर होल्डर्स को एतमाद में लेना है, उनको बताना है कंपनी क्या कर रही है, कि परफॉर्मेंस क्या है, प्लान्स क्या है। शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में अनफॉर्चुनेटली लिस्टेड सेक्टर में भी नहीं लिया जाता। लिस्टेड सेक्टर के शेयर होल्डर्स भी बस वो बेयारो मददगार एजीएम पे गए, तकरीर सुनी, खाना वाना खाया और आ गए। बहुत कम शेयर होल्डर्स हैं जो जाते हैं, अटेंड करते हैं और बाद में वो बोर्ड से डिस्कस करते हैं उनके प्लान्स के हवाले से। क्योंकि हमारे यहाँ जो शेयर होल्डर है वो सिर्फ डिविडेंड देख रहा होता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान नहीं कर, वो जस्ट याद कर रहा था, स्पेकुलेशन कर रहा होता है कि मैंने शेयर कितने का खरीदना है, कितने का बेचना है। उसे क्या एजीएम होती नहीं होती जाए, मतलब मुझे मुझे कैपिटल गेन कितना हो रहा है या मुझे डिविडेंड कितना आ रहा है, उसका बस ये इंटरेस्ट है। इन टच विद द शेयर होल्डर्स, ठीक है जी। ओपिनियन उनका क्या है, चेयरमैन ने उसको हेड करना है उस बोर्ड मीटिंग को, कोई और भी कर सकता है अगर वो ऑथोराइज करे। सो ये रेगुलरली होने चाहिए। अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो कैसे हो सकती है? वो डेफिनेटली जो शेयर होल्डर्स बोर्ड में नहीं है, आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ एक डायरेक्टर्स रिपोर्ट बना के उन्हें सर्कुलेट कर रहे हैं। एससीसीपी आपसे रिक्वायर नहीं कर रहा, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसके बाद एक डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ठीक है। या आपका जो प्लान है 2 3 4 पेज का, उनको आप प्रेजेंट करें, उन्हें बुलाएं, उनको आप प्रेजेंट करें जी कि हम अकाउंटेबल हैं। उन्हें ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताएं कि हम ट्रांस किस तरह फॉलो कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी को। अदरवाइज उनका एतमाद नहीं रहेगा अपनी मैनेजमेंट के बोर्ड के ऊपर, सीईओ के ऊपर, चेयरमैन के ऊपर। नेक्स्ट जी। अच्छा, ये बात हम आगे चल रहा है, एजेंडा उसका प्रॉपर होना चाहिए, जस्ट लाइक बोर्ड मीटिंग। प्रॉपर मिनट्स बनने चाहिए, पिछले प्रीवियस मिनट्स को हमने अप्रूव करवाना है, जो ये प्रैक्टिस मीटिंग्स में होता है। जस्ट आई एम ट्राइंग टू रैप अप। बाकी इंशाल्लाह अगर आप कोई बात ऐड करना चाहें जी। ये जनरल मीटिंग के बारे में कराची में बड़े लोग हैं जिनके पास 5-5 शेयर 10-10 शेयर हैं और वो एजीएम अटेंड करते हैं रेगुलर 28 तारीख को, 29 को, 30 को, और वो पीसी में होती है या कहीं होती है, वो खाने शाने खा के आ जाते हैं। और बाद कंपनियों ने उनको गिफ्ट देते हैं, इंटर होने से पहले बाहर रखे होते हैं, दस्तखत करते हैं, एक बेडशीट या कोई गिफ्ट या इस तरह साबुन के डिब्बे वगैरह दिए होते हैं। वो अंदर जाते हैं, कुछ पता नहीं होता। एक मीटिंग मुझे अटेंड करने का मौका मिला तो उन्होंने कुछ भी बाहर ना दिया। अकाउंट डिस्कस हो रहे हैं, भी कोई ऑब्जेक्शन है, कहीं ऑब्जेक्शन क्या कर रहा है, दिया तो आपने कुछ है नहीं हमें, बाहर हम आए। मतलब ये है, जैसा ये कह रहे हैं फोकस आपका डिविडेंड पे होता है, उनका फोकस गिफ्ट के ऊपर होता है। हमारा ग्रुप था, लाही ग्रुप था हमारा, वो भी बेडशीट देता था,
तो मियाँ मनशा साहब ने कुछ ना दिया मुझे, वो मीटिंग अटेंड करने का इत्तेफाक हुआ, लोगों ने बड़ा शोर मचाया, कहता ये लोग पैसे उजाड़ते हैं, मैं सारे पैसे मिल पे लगाता हूँ। तो ये अपना जी हमारे एजीएम अजीब किस्म की होती है। कराची में बड़े लोग एक्सपर्ट हैं, 10-10 शेयर हैं, 15-15 शेयर हैं, बैलेंस शीट पढ़नी जानते हैं, ऑब्जेक्शन करना जानते हैं। हमारे पंजाब में इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। जब मैंने बीकॉम में दाखिला लिया तो मैंने आई कॉम नहीं किया हुआ था, तो मैंने एफए के बाद दाखिला लिया था। तो वहाँ कराची में सिस्टम ये था कि 9th क्लास के बाद 9th 10th में ही लोग कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स वगैरह ले लेते थे। तो मेरे साथ जो थे वो 3-4 से कॉमर्स से, तो दफ्तर उन्होंने उस ज़माने में शेयर का काम करते थे लड़के। वो कहते थे जी मार्केट बुल हो गई है, बुश हो गई है, हमें पहले पहले ही कुछ ना पड़े, हम नए नए आए थे। वो हमसे, जैसा ये कहते हैं ना कि हमसे 300 साल आगे लोग निकल गए हैं। कराची हमसे के ज़माने में 50-60 साल आगे, 100 साल आगे था हमारे ज़माने। अब हमारे यहाँ पूरे पंजाब के अंदर अटक से लेके बल्कि पेशावर से लेके रहीम यार खां तक एक ही कॉमर्स कॉलेज था, जो वहाँ था लाहौर का हैले कॉलेज। उसके बाद ये बना फैसलाबाद में मुंसिपल डिग्री कॉलेज बना। फिर तो उस ज़माने के अंदर कराची में कम से कम 20 कॉमर्स कॉलेज थे, 10 दिन के अंदर 10 रात शाम को चलते थे। इसलिए वो लोग हमसे काफ़ी आगे निकल गए कॉमर्स में। थैंक यू जी। अच्छा, तो एजीएम हम बेसिकली हम बात कर रहे हैं एनुअल मीटिंग्स। एजीएम ईओजी इज अ सोर्स कॉन्टैक्ट ऑफ बोर्ड विद शेयर होल्डर्स, और इसमें आपकी जो शेयर होल्डर्स की इंटरेस्ट है, उनकी एक्सपेक्टेशन है, उसको हमने बीइंग ए बोर्ड पर उसको जहन में रखना है। ओके जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में जरा सिनेरियो डिफरेंट है। वहाँ पे मतलब मकसद ये कि आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ डिलीवर करें उन्हें और ट्रांसपेरेंसी की तरफ लेके आए। अच्छा, शेयर होल्डर्स राइट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है जी कि उनको डेफिनेटली रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए, ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, और उनको उनकी एक फिलॉसफी है जी कि कोड ऑफ कि इफेक्टिव गवर्नेंस हो रही है कि नहीं हो रही, ये उनको एक सेटिस्फैक्शन चाहिए। ये अगर उनको मिल जाती है ना तो उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फैसलाबाद की कंपनी जो कि इस वक्त मल्टीनेशनल कंपनी है, वो जब प्राइवेट से पब्लिक में गए, पब्लिक से लिस्टेड में गए, तो उनका जो आईपीओ है वो 42 समथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरलूप लिमिटेड, 42 प्लस ऊपर गया, आई थिंक सो। नहीं, जो फेयर प्राइस थी, फेयर वैल्यू 10 है तो 46 पॉइंट, ठीक। दैट शोज इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। उन्होंने पब्लिक के अंदर अपनी एक गुडविल बना ली थी आईपीओ में जाने से पहले, और ये एक बहुत अच्छी चीज है। डेफिनेटली वो अगर पब्लिक का ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करते तो डेफिनेटली वो सस्टेनेबल मॉडल चलता है। सेम इज द केस विद प्राइवेट सेक्टर। लग रहा है ये, हाँ जी, अच्छा, ओके। सो आपने कोई डायलॉग करना है इन्वेस्टर्स के साथ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में शेयर होल्डर्स को डेफिनेटली इन्वॉल्व करना चाहिए। इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ईओजीएम कॉल करें, और सरप्राइज द ट्रेनिंग बेसिकली उनकी एक अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी बोर्ड की कि शेयर होल्डर से इंटरेक्ट कैसे करना है, ये बड़ी ज़रूरी है। नॉर्मली ये नहीं होती, और वो डेफिनेटली डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम विल सपोर्ट इट। ओके, ये कुछ जवाब दीजिए, लेट्स सी। अच्छा जी, एनुअल जनरल मीटिंग नॉर्मली एक चैनल है, और इसमें हमने अपनी रेगुलेशन को भी फॉलो करना होता है। प्राइवेट कंपनी भी नहीं, अभी अपने एजीएम करनी होती है, नॉर्मली होती नहीं प्राइवेट कंपनीज में। मतलब कि फॉर्म ये जब फाइल होता है तो डेफिनेटली उसमें आप साल बाद आपने अकाउंट्स सबमिट करवाने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो डेफिनेटली एजीएम में उसकी अप्रूवल होती है, लेकिन वो हम फॉर्मली अनफॉर्चुनेटली डॉक्यूमेंटेशन की हद तक होती है। एक्चुअल एजीएम अगर हो तो दैट बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल। और एजीएम कैसे कॉल करनी है, दैट्स ऑल, आप लोग पता ही इस बारे में, ऐसा कोई नई बात नहीं है इसमें। प्रोसीजर्स क्या है, वो डेट, प्लेस, एजेंडा, कॉन्टैक्ट शेयर होल्डर्स इंडिविजुअली, उनको आपने सारी रिपोर्ट सबमिट करनी है, हम डिस्कस कर चुके हैं बिफोर दैट मीटिंग। ओके, इंश्योर अवेलेबिलिटी। अच्छा,
एजीएम में डेफिनेटली अगर आप अपने प्रोफेशनल्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऑडिटर्स की इन्वॉल्वमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर कोई क्वेश्चन है शेयर होल्डर का, डायरेक्टर्स उसको आंसर दे सकते हैं। अगर डायरेक्टर उसको आंसर ना दे सके प्रॉपरली, लेट्स से इवन प्राइवेट कंपनी, अब आप ऑडिटर्स को कॉल कर लेते हैं, इंटरनल ऑडिटर को कॉल कर लेते हैं, वो उनको एक कॉन्फिडेंस अपनी प्रोफेशनल नॉलेज की बेस पे दे सकते हैं, तो दैट दे शुड बी इन्वॉल्व। और इस सारी एक्टिविटीज में हम जो बात कर रहे हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो है कंपनी सेक्रेटरी का। सारी एक्टिविटी जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी ने इन चीज़ों को फॉलो करवाना है, इनको फॉलो करना कि बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही कि नहीं हो रही। कर डिफरेंट लोग रहे हैं, लेकिन उसका रिकॉर्ड उसने मेंटेन करना है कंपनी सेक्रेटरी ने, स्पेशली लीगल रिक्वायरमेंट्स का, एजीएम का, बोर्ड मीटिंग्स का, और डिसीजंस क्या लिए जा रहे हैं, उसका रिकॉर्ड उसके पास डेफिनेटली होना चाहिए, और उसने मेंटेन, वो कस्टोडियन है उसका। और इसमें फॉर एग्जाम्पल वोटिंग होती है, सीक्रेट बैलेटिंग प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं, कोई सी डिसीजन पे होना है तो वो डेफिनेटली एक प्रोसीजर उन्होंने बताया हुआ है। तो ये थोड़ा डिस्कशन काफ़ी लंबी होती जा रही, मैं इसको शॉर्ट करना चाह रहा हूँ। तो चेयरमैन और चीफ एग्जेक्टिव का रोल क्या है? डेफिनेटली अब दो रोल हैं डिफरेंट, जिसको एक ही पर्सन परफॉर्म कर रहा होता है। ये आइडियली तो ये डिफरेंट होने चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकते हैं, आप सीईओ एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। कि चेयरमैन ने बोर्ड को सुपरवाइज करना है, सीईओ ने मैनेजमेंट को करना है। तो ये डिवीजन नॉर्मली हमने नहीं देखी अपनी इंडस्ट्री में, अगर ये हो तो दैट्स वंडरफुल। अब इसमें चेयरमैन का रोल क्या है, डेफिनेटली हम डिस्कस कर चुके हैं। जो चेयरमैन का रोल है उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और सीईओ ने करना है, और दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी सेग्रीगेटेड। अगर हो सेग्रीगेशन दी बेस्ट, लेकिन नॉर्मली हम इसको एक ही पर्सन दोनों रोल परफॉर्म कर रहा होता है। सो डिवीजन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज आइडियल। ओके जी। सो चेयरमैन ने मीटिंग, बोर्ड मीटिंग्स को ये चेयर करना है, बोर्ड की डिस्कशन को फैसिलिटेट करना है, उसने इंटरवीन करना है, और बोर्ड की कंक्लूजन ड्रॉ करना है, उसमें हेल्प करनी है। हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पहले ही। अब डिस्कशन काफ़ी बातों की हो चुकी है, जैसे इसको हम कर रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। थोड़ा स्लाइड सा डिफरेंस है, यहाँ को एक्सप्लेन करेंगे, आपको पता ही होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जस्ट फॉर कंसेप्ट। किसी को नहीं पता लग जाएगा, कोई एनीबडी विल शेयर, क्योंकि आपके नॉलेज में है इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में क्या डिफरेंस है। जी आप में से कुछ शेयर करेगा? आप डील कर रहे हैं वैसे, हाँ आप लिस्टेड कंपनी में आप इसमें तो ला सकते हैं। ज़्यादा मुझे भी नहीं पता। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा बोर्ड में, और जो इंडिपेंडेंट है वो कर सकता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बेसिकली वो होते हैं जिनका ताल्लुक ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होता। ये एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक और मैकेनिज्म डिवाइस किया गया है, जिसके तहत ये होता है कि कोई भी कंपनी अपने साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखेगी। ख़ासतौर पर लिस्टेड कंपनीज के लिए होता है वो एक पूल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जैसे सर्टिफाइड डायरेक्टर्स हैं, एमएस साहब हैं, या और बहुत सारे लोग हैं, इनका पूल होता है। आपने उन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपने बोर्ड में रखना है जिनका आपके बोर्ड से, उसकी मैनेजमेंट से, उसकी एम्प्लॉयशिप से किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, और उनकी कोई रेम्यूनरेशन भी आमतौर पर नहीं होती, मीटिंग वाइज होती है, मतलब होता है। तो मकसद कहने का है कि वो अपनी एक इंडिपेंडेंट सोच लेके आ सकें, और वो किसी से मुतासर ना हो। तो ये मकसद है, इसको बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए ये चीज़ें लेके आए गए हैं। बेसिक डिफरेंस ये है कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो हो सकता है इंडिपेंडेंट ना हो। वो फॉर एग्जांपल एक एग्जीक्यूटिव जो फुल टाइम डायरेक्टर है, उसकी बीवी है, उसकी बहन है या उसका भाई है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। बट नॉर्मली जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं बोर्ड, बैंक्स कहते हैं जी, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, या गवर्नमेंट एंटिटी कहती है जी, इस कंपनी के बोर्ड, जस्ट लाइक मिसाल आपके सामने फेस्को है। अब फेस्को के कुछ बोर्ड मेंबर्स हैं जो कि ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं, कुछ हैं जो इंडस्ट्री से आ रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, उनके ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं है, उनका कोई लिंक भी नहीं है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली उस बोर्ड को रन करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, पब्लिक के इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए उनको शामिल किया गया। दे आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ये कॉन्सेप्ट प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, नॉर्मली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर लें फॉर एग्जांपल
कोई किसी कंपनी की हैवी फाइनेंसिंग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहता है जी आप हमारा एक अपने बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इनको इंक्लूड करें ताकि हम आपके ऑपरेशंस को कीनली ऑब्जर्व कर सकें कि आप कर क्या रहे हैं। ये नॉर्मली होता नहीं, वैसे हमारी कंपनीज इसको एक्सेप्ट नहीं करती। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। और ये अगर हम प्रैक्टिस फॉलो करते हैं नॉर्मली जो लार्ज कंपनी है उसमें फॉलो हो सकता है, नॉन एग्जीक्यूटिव की हद तक इंडिपेंडेंट की प्रैक्टिस जो है वो नॉर्मली कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। ओके जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह जी हमारा टारगेट, ये आप जस्ट थ्योरेटिकल डिस्कशन है जो हमने बाकी कर ली है, उसी की बेस पे ये सारी। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। अब मैं इसको जरा क्विकली कर रहा हूँ, आप लोग इजाजत दें। अच्छा, अब इंडिपेंडेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो डायरेक्टर इंडिपेंडेंट कब होता है, वही डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे, उसका कोई रिलेशन ना हो। अब एक मेरे साथ ट्रेनिंग में एक जो लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर थे, उनके साथ दोस्त हैं, वो एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग करने आए हुए थे। तो इनफैक्ट वो हैं इंडिपेंडेंट किताबों में, प्रैक्टिकली वो इंडिपेंडेंट नहीं थे। और वो कंपनी की क्या कहते हैं मामला में इंटरफेयर भी नहीं कर सकते। इवन मीटिंग्स ही नहीं होती, बोर्ड मीटिंग्स ही नहीं होंगी तो वो पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। मतलब क्लोज फैमिली टाइज, ये इन्होंने क्या इंडिपेंडेंट कि क्लोज फैमिली टाइज नहीं होनी चाहिए, कोई एडिशनल रेमुनरेशन ना हो, उसका कोई बेनिफिट ना हो, कोई उसका कोई इंटरेस्ट ना हो। अगर इंटरेस्ट है तो इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर फ्रेंडशिप है तो फिर इंडिपेंडेंस नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमारी बोर्ड कमेटीज डिफरेंट बन सकती हैं। अब ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ऑडिट कमेटी नॉर्मली लिस्टेड कंपनीज में होती है, प्राइवेट सेक्टर में ये बन सकती हैं। इंपॉर्टेंट कमेटी है, इन्वेस्टमेंट कमेटी को इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं, आप चंद स्टाफ मेंबर्स की और एक डायरेक्टर की कमेटी बना दें कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को आपने वॉच करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना, कंपैरिजन करना है, अप्रेजल्स करनी है। तो ये कमेटीज डिफरेंट, मेनली ये दो वेरियस कमेटीज हैं। अब ये देखें, अगर हम डायग्राम देखें तो ये सारे एरिया जिसके ऊपर कमेटीज बन सकती हैं, लेकिन ये कमेटीज बन सकती हैं, आपने कोई एडहॉक कमेटी बना दी, कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इंडस्ट्री में आता है, आप एम्प्लॉयज़ की और एक डायरेक्टर की कमेटी बना दें कि ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी है, ये इन्वेस्टमेंट कमेटी है, ये एचआर की कमेटी है, इन्होंने हायरिंग डिसीजंस लेने हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने हैं, इन्होंने ये आईटी कमेटी है, इन्होंने उसको देखना है, बन सकती हैं। यही आप अपने स्टाफ को भी एज स्टेक होल्डर इदारे में इन्वॉल्व कर सकते हैं। और आप उसमें जरूरी है कि डायरेक्टर्स नहीं, वो कमेटीज डायरेक्टर्स उस कमेटी को सुपरवाइज कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है दे विल प्ले अ वाइटल रोल इन दोज कमेटीज। ठीक है जी, सो ये हमने दैट्स ऑल, उसकी हमने डिस्कशन कर ली है। इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, अब लिस्टेड कंपनीज में रिक्वायरमेंट है कि फॉर एग्जाम्पल ऑडिट कमेटी का जो चेयरमैन है वो इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। क्यों होगा? ताकि एक ट्रांसपेरेंसी, वो इंडिपेंडेंस रह सके। ठीक है जी, तो ये आप प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं प्राइवेट में भी, सेक्टर में भी। ऑडिट कमेटी के वाले से हमने बात कर ली कि ये इंटर ऑडिट फंक्शन को, रिस्क मैनेजमेंट को जो हमने डिस्कस किया उसको वॉच करेगी। बस ये 5 मिनट, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट ये, मतलब ऑडिट कमेटी का रोल क्या है। फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट करनी है ऑडिटर की, रिमूवल करनी है, उनका रेमुनरेशन डिसाइड करना है, रिस्क मॉनिटर मैनेजमेंट के प्रोसेस को मॉनिटर करना है। दैट्स ऑल ड्यूटीज ऑफ ऑडिट कमेटी, और बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है। That's all about audit committees. Appraisals, नॉर्मली हम एम्प्लॉयज़ की अप्रेजल करते हैं, बोर्ड की अप्रेजल नहीं होती। तो ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है कि बोर्ड की अप्रेजल भी होनी चाहिए। उनको जो आपने टारगेट्स दिए हैं उन टारगेट्स को आप मैच करें उनकी परफॉर्मेंस के साथ। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फ्रॉम कि आपने बोर्ड को भी अगर इफेक्टिव बनाना है तो उनकी साइज एंड कम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंगली उसको आप अप्रेज करें। इंटरव्यू अप्रेजल्स भी हो सकती है, ग्रुप अप्रेजल्स भी हो सकती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं अप्रेजल्स की। जो आप एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं वही आप अप्रेजल टेक्निक्स डायरेक्टर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको भी मैं क्विकली कर रहा हूँ, विद इन 5 मिनट्स हमने इसको करना है रैप अप। एनुअल रिपोर्ट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कि एनुअल रिपोर्ट अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में इशू करनी है, फॉर एग्जाम्पल
अच्छा ओके, एनुअल रिपोर्ट अगर आप पब्लिश कर रहे हैं तो शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोजर्स प्रॉपर्ली दें, उसमें आपको जो परफॉर्मेंस डायरेक्टर्स रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कुछ और उसमें आप ऐड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने सदाकत की एग्जांपल दी, वो नॉन लिस्टेड कंपनी है बट उनकी जो एनुअल रिपोर्ट है वो बेस्ट कॉर्पोरेट रिपोर्ट का अवार्ड विन करती है हर दफ़ा ICAP और ICMA के कॉम्पिटिशन में। इट मीन दैट दे आर फॉलोइंग इट, सस्टेनेबिलिटी के हवाले से वो काम कर रहे हैं। तो ये पैरल ये अब आपकी डिपेंड करता है मैनेजमेंट के, आपने कितना इन्फॉर्म करना है अपने शेयर होल्डर्स को। प्लीज नेक्स्ट प्लीज। ठीक है जी, इसके बाद ये हमने उसमें आप विजन मिशन स्टेटमेंट दे सकते हैं, बिजनेस स्ट्रेटजी दे सकते हैं, रिस्क एसोसिएटेड क्या है, कंपनी की एक्टिविटी परफॉर्मेंस क्या है, दैट्स ऑल अबाउट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लायंस किस हद तक हो रही है, ये लिस्टेड कंपनी में तो एक रिपोर्ट होती है और प्राइवेट में भी अगर आप देते हैं, ये हम बेस्ट प्रैक्टिसेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये फॉलो कर रहे हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल। अभी मेरा ख्याल है जी इसके एंड पे अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। जी, कंक्लूड क्या किया हमने, अब ये थोड़ा सा 5 मिनट है हमारे पास जी, अब सारी ये कंक्लूजन है, इसके बाद वाइंडिंग अप ऑफ जी। सारा सुनने के बाद हमें ये पता चला है कि हमारे यहाँ कुछ किसी बात पे भी अमल नहीं हो रहा, सब किताबी बातें हैं और वही कुछ होना है जो मियाँ साहब और हाजी साहब ने करना है। बाकी CFO आप मैट्रिक पास रख लें, चार्टर्ड अकाउंटेंट रख लें, बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट रख लें, चलती किसी की भी नहीं है वहाँ पे। आप अच्छा आप कोई आप शेयर करना चाहिए? दो चीज़ों के ऊपर अगर फोकस कर लिया जाए तो मेरे ख्याल सारे काम सेट हो जाएगा। एक डेलीगेशन ऑफ पावर्स नहीं है और दूसरा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है। सर इसमें आपने जो एक बात की है ना कि वो बात बिल्कुल ठीक है कि जो मिल ओनर्स हैं जो एक टिपिकल माइंड के हैं, जो मतलब एजेड भी हो गया कि जो उनकी जनरेशन आ रही है जो वहाँ से पढ़ के आ रही है, ये एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है और ये हम फील भी करते हैं। तो अगर मैं भी बताऊँ ना तो मुझे जो अभी यंग डायरेक्टर्स आए हैं हमारे, उन्होंने कहा कि आप मीटिंग अटेंड करें या कोई ऐसी वर्कशॉप्स हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो ऑपरेट तो होंगी लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें ट्राई जरूर करनी चाहिए, बिल्कुल वो उस मामले में डिसहार्ड नहीं होना चाहिए। और ये मेरा ख्याल है कि वो सुनते हैं चीज़ों को, समझते हैं और उस पर अमल करने की भी कोशिश करते हैं। एक टाइम आएगा जब वो जिस तरह डेलीगेशन ऑफ पावर्स होंगी, ट्रांसफ़र होंगी, आगे जाएंगी, तो अगर वो 10% इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो जाएगा वो 50% पे आएंगे, एक टाइम आएगा तो वो 100%। तो कोशिश हमें करनी चाहिए। ऑप्टिमिस्टिकली अगर देखा जाए तो पहले तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे स्टेट साहब, अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना भी शुरू हो गए हैं और वो प्रॉपर मतलब पहले से बेहतर है। तो मैं ये कहूँगा कि पहले से मतलब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है, तो ऑप्टिमिस्टिक ही रहना चाहिए। ठीक है, और कोई? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। और ये कंक्लूजन की स्लाइड लाने का हमने जो कंक्लूड किया ये वही है जो हमने कंक्लूड किया। ठीक है जी, थैंक यू जी। अच्छा, इसमें आपको फीडबैक आप लोगों की तरफ से कोई है वो very well prepared, full of discussion, interaction, involvement, और बहुत सी चीज़ें मैं लर्न की इंशाल्लाह। We as a professional, as a service provider, we try our best to guide our clients and the person who are in jobs. We will definitely try to learn from it and guide their management. I believe it is a great honor for Ahmed Suleiman to present public forum in front of your father, and it is also a great proud for Zaisa watching his son presenting in a professional forum. I need both of them need a great round of applause. For formal vote of thanks and closing remarks, I would request the kind presence of
Usman Islam FCA. Kindly sir come on here. Thank you. Members, participants, and our speaker. On behalf of ICAP, the CPD committee, and the entire management, I would like to thank all the participants and especially our speaker. Not because only that he delivered the speech, and as already our CPD chairman Usman has already mentioned, that it is an honor for us that we have stopped looking at speakers coming from outside of the city. Ahmed is a very close friend of mine, and I've always seen him. I remember, like more than 10 years ago, we went and we attended a seminar that was on interviewing skills. Is it interviewing skills? He immediately replicated that, and he introduced that in his firm. I see the same spirit in him now. He went and he attended the Texas training program, and today he is delivering that program here. Now, what we are achieving by that? We are achieving an in-house speaker, because we don't have to look outside from getting a speaker from Lahore. I've been in different CPD committees of ICAP and PIFA, and we've already always faced this problem. Who is going to be the speaker? Nobody wants to be a speaker. Nobody wants to be a trainer here. So this is something that's very good. Now coming back to the content of the training today, the effective corporate governance. This is a topic which I think we all face. The problem, we are all facing this problem, and the honorable speaker has rightly not only defined it, where he is very well defined what is effective, what is corporate, what is governance, and then he went on explaining its different constituents, giving us video presentations as well, although some members did not like that. But I mean, they are a way of showing different perspectives across the globe. And then also giving us a forum where we can interact with with him and with each other as well. So once again, on behalf of CPD committee and all the members, I would like to thank you for giving us this presentation. Thank you very much. Thank you, Usman Khan. Well, I will request Mr. Zaisa to kindly come on the stage for presentation of shield to the speaker. From CPD committee to us, then from CPD committee. Thank you, sir. Thank you very much.